यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फीमेल सुपरवाइजर की क्लास को, या फिर आप कहें कि कोई भी एग्जाम यहाँ पर आप दे रहे हैं, चाहे वो साइंस हो गया, एमपीटेड ग्रेड 3 में ईवीएस हो गया, खुद अपना फीमेल सुपरवाइजर हो गया, तो कहीं ना कहीं आपसे बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फीमेल सुपरवाइजर में जितनी भी बीमारियों के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए, जो लास्ट एग्जाम आपका 17 में हुआ था, उन सारे ही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। आज हम लोग इसका सेकंड सेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट सेशन आ चुका है जिसमें हम लोगों ने 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, जो कि अलग अलग बीमारियों से यहाँ पर कनेक्टेड थे। ठीक है। आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पर सेशन कंप्लीट किया था वो फीमेल सुपरवाइजर के लिए ही प्रेगनेंसी का सेशन था। तो इसमें 7 नंबर के क्वेश्चन जो है आपसे प्रेगनेंसी से पूछे जाते हैं, तो वो सारे ही क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से है, प्लस कुछ इसके अपन बोल सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स हो गए, है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। एंड थैंक यू एवरीवन उस वीडियो को इतना लाइक करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर कवर कर ली है, उसके लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। टॉपिक वाइज जो है हम सारी ही चीज़ें यहाँ पर कवर कर चुके हैं। अब जो करना है सिर्फ आपको रिवीजन यहाँ पर करना है, प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाने हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जो कि हमारी लास्ट जो क्लास थी डिसीज वाली, उसका होमवर्क भी था। इनमें से कौन सा एक मच्छर वाहित रोग यहाँ पर नहीं होगा, मॉस्किटो बॉर्न डिसीज यहाँ पर कौन सी नहीं होगी। सबसे पहले फाइलेरियासिस हो सकता है, डेंगू हो सकता है, स्लीपिंग सिकनेस हो सकता है, या फिर मलेरिया हो सकता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि कौन सी चीज मॉस्किटो के थ्रू यहाँ पर नहीं होगी। तो देखो, जो स्लीपिंग सिकनेस यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट ये करेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि ये मच्छर नहीं, ये मक्खी के काटने की वजह से होता है। ठीक है। फाइलेरियासिस भी एक मच्छर की बाइट की वजह से ही होता है। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लो, ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है। फाइलेरियासिस देखेंगे तो फाइलेरिया कृमि जो होते हैं, वुचेरिया करके नाम आपने सुना होगा, है ना। वुचेरिया के कारण ये यहाँ पर होता है, जो कि संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से यहाँ पर फैलता है ना। संक्रमण का माध्यम क्या हो गया, मच्छर का काटना। अगर मैं सेकंड की बात करूँ, डेंगू फीवर, ये डेंगू वायरस के कारण यहाँ पर होता है। एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने की वजह से यहाँ पर होता है, जो कि फीमेल यहाँ पर काटता है ना। तीसरा हो गया नींद की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, है ना, ये ट्रिप्नोसोमा नामक परजीवी के कारण यहाँ पर होता है। ये संक्रमित सीसी फ्लाई के काटने की वजह से यहाँ पर होता है। तो इसका रीजन क्या हो गया, मक्खी यहाँ पर हो गया, फ्लाई यहाँ पर हो गया। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, इसमें मादा एनिफिलीज मच्छर जो होता है वो यहाँ पर काटता है ना। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा मच्छर की बाइट से नहीं हो रहा है, तो स्लीपिंग सिकनेस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सीसी फ्लाई की वजह से यहाँ पर हो रहा है, बाकी सब मच्छर की वजह से हो रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, इसके कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आप कोर्स विजिट कर रहे हैं, अगर आप कोर्स से पढ़ना चाहते हैं, तो आप कंप्लीट कोर्स को भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमने सेक्शन 1 के लिए 1500 क्वेश्चन की सीरीज भी रेडी कर ली है। ठीक है। वो आपको व्हाट्सअप के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सअप के थ्रू आपको 1500 का क्वेश्चन सीरीज, वन लाइनर, एमसीक्यूज, शॉर्ट समरीज, ये सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। टेटनेस हो सकता है, रेबीज हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, या फिर कैंसर होता है। देखो, कैंसर तो आउट ऑफ द सिलेबल ही हो गया, क्योंकि कैंसर तो कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि के कारण यहाँ पर होता है। तो कैंसर तो ना बैक्टीरिया में आएगा, ना वायरल में आएगा, ना प्रोटोजोआ में आएगा। ठीक है। अब जो हमारे हमने ट्रिक भी पढ़ी थी लास्ट वाले सेशन में, है ना, प्रोटोजोआ का संसार, और 3 ट्रिक हमने यहाँ पर देखी थी, वायरल, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के लिए, और लास्ट में हमने फंगल वाली चीज भी पढ़ ली थी। तो बैक्टीरिया की वजह से होने वाला इसमें से कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टेटनेस। टेटनेस किसकी वजह से होता है, क्लस्ट्रीडियम टिटनी बैक्टीरिया की वजह से होता है। आंसर क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है। बाकी सारी के बारे में देख लेते हैं। टिटनेस एक जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टिटनी द्वारा होता है, जो तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालने वाले विषाक्त पदार्थ यहाँ पर उत्पन्न कर देता है। दैट मीन्स कि कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है, नर्व सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र जो है यहाँ पर अफेक्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला ऑप्शन हमारे पास रेबीज था, है ना। 1 सेकेंड। देखो, रेबीज किसकी वजह से होता है, रेबीज आप सभी को पता है एक विषाणु वायरस के कारण यहाँ पर होता है, जो यूजुअली जो पेट एनिमल्स होते हैं इनकी सलाइवा लार में पाया जाता है। अगर हमारा कोई कटा फटा अंग कटा हुआ है, या फिर कोई कट लग गया है, अगर डॉग ने वहां पर उसको चाट लिया, या उसकी टंग यहाँ पर टच हो गई, तो वो जो उसकी सलाइवा में उपस्थित वायरस है ना, ये रेबीज वाला, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटर कर देता है, और बॉडी को धीरे धीरे, अपन को लगता है ठीक है नॉर्मल ही है ना, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचा देता है,
जिसकी वजह से प्रभावित अंग को शरीर से यहाँ पर काटना पड़ता है, राइट। मलेरिया देखिएगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, तो प्रोटोजोवल में चला जाएगा जो मच्छर के काटने से फैलता है। कैंसर किसी संक्रमण से नहीं बल्कि असामान्य कोशिका वृद्धि के कारण होता है। इसमें पूछा था बैक्टीरिया से कौन होगा, तो बैक्टीरिया से टेटनस हो जाएगा। बाकी रेबीज वायरस से, मलेरिया प्लाज्मोडियम से हो गया, और कैंसर अपना अनियमित कोशिका वृद्धि से हो गया, ठीक है। ये हमने एक ट्रिक भी पढ़ी थी जो हमारी बैक्टीरिया से कनेक्टेड थी, टीबी, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग लिस्ट है आसानियां, जिसमें टीबी, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग लिस्ट मतलब लेप्रोसी यहाँ पर हो गया, हिंदी में कुष्ठ रोग हो गया, और आसानिया मतलब एंथ्रेक्स हो गया। ये सब किस में आ गए, बैक्टीरियल डिसीज के अंदर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में कौन सी चीज शामिल है जो कि आयरन की डिफिशियंसी से यहाँ पर होती है, ठीक है। इसमें फैटिक हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, इम्पेयर्ड वर्क परफॉर्मेंस यहाँ पर हो सकता है, मतलब नीड हालता, थकान होना, बेचैनी होना, क्षीण कार्य प्रदर्शन करना, मतलब कोई भी कार्य हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, थकान भरा कार्य हम लोग कर रहे हैं, है ना। ताप नियंत्रण में गड़बड़ी का होना, मात्र और प्रसव पूर्व मरणशीलता एवं रुग्णशीलता में वृद्धि यहाँ पर होना, मतलब इंक्रीज मैटरनल एंड प्री नेटल मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी, मतलब मात्र और प्रसव पूर्व मरणशीलता, मतलब कि बच्चे का जैसे ही जन्म हुआ है मृत्यु हो गई है, या उसमें किसी न किसी प्रकार की बीमारी आ गई है। तो यस, आयरन की कमी से होने वाला जो रोग एनीमिया है उसके सारे लक्षण यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसीलिए एनीमिया को यहाँ पर हाईली कंसीडर किया जाता है, और इसके प्रभाव को देखा जाता है कि कैसे एनीमिया की कमी को यहाँ पर रोका जाए। इसीलिए कई सारे प्रोग्राम यहाँ पर चलाए गए। आयरन फॉलिक एसिड की मेडिसिन यहाँ पर रेगुलर सजेस्ट की जाती है किशोरियों को। अब तो किशोर पुरुष भी इसके अंदर सम्मिलित हो गए, है ना। और इसमें अपना गर्भवती महिलाएं हो गई, पोस्ट प्रेगनेंसी में हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि भारत को एनीमिया मुक्त बनाने का इन्होंने लक्ष्य किया है, जल्द से जल्द ये भारत को एनीमिया मुक्त भी कर देंगे। गर्भावस्था के दौरान के कारण आधारी चयापचय में वृद्धि हो जाती है। बेसल मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ, अगर प्रेगनेंसी के समय बेसल मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज हो जाता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, BMR पढ़ा था, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, शारीरिक भार द्रव्यमान जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में अपन इसको क्या कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है। जो आपका जो वेट है डिवाइड बाय हाइट स्क्वायर करने से अपन को पता चल जाता है, जो कि 18 to 25 के बीच में यहाँ पर एक ऑन एन एवरेज रहना चाहिए। इससे कम होगा तो कुपोषण, 25 से ज़्यादा होगा तो ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई थी। उसके बाद एक और नई चीज़ आती है, दैट इज बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। अगर आपने इसकी थ्योरी क्लासेस देखी हुई है, यूट्यूब पर ही फ्री है, तो उसमें बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बुरा वाला भी होता है, अच्छा वाला भी होता है, स्लीपिंग वाला भी होता है, डेली वर्किंग वाला भी होता है। इसके भी कई सारे टाइप है। तो एक कॉमन समझ लो, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है शारीरिक जो चयापचय क्रिया है, आपकी बॉडी जो दिन भर एक्टिविटी करती रहती है ना, भोजन को डाइजेस्ट करना, जितनी भी एक्टिविटी में जो उसकी ऊर्जा खपत होती है उसको मेटाबॉलिज्म हम लोग कह सकते हैं। तो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। जैसे एक वर्किंग वुमन है या एक वर्किंग काम करने वाला, दिन भर दौड़ भाग करने वाला व्यक्ति है, तो उसका बेसल मेटाबॉलिज्म रेट अलग होगा। जिसका दिन भर सिटिंग वाला काम है उसका बेसल मेटाबॉलिज्म रेट अलग है। अगर एक हेल्दी व्यक्ति है तो डेफिनेटली उसका अलग होगा, लेकिन एक स्लिम ट्रिम या एथलीट प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसका बेसल मेटाबॉलिज्म रेट अलग अलग होगा, ठीक है। अभी किसके लिए पूछा है, प्रेगनेंसी के लिए पूछा है कि प्रेगनेंसी के कारण जो है इसमें BMR डेफिनेटली इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि उसका जो भोजन है, उसकी जो डाइट है, वो सब क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि गर्भावस्था के दौरान किसके कारण आधारी चयापचय में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर टिश्यू सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। दूसरा, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होती है। हृदय वाहिका एवं फुफ्फुसी कार्य में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि एक बच्चा भी जन्म ले रहा है, ठीक है, एक बच्चे को भी सब कुछ चीजें चाहिए, ठीक है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो डेफिनेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि इन सभी चीजों के कारण बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। आधारी चयापचय जो क्रियाएं हैं वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इन शॉर्ट यदि देखें तो पहले अगर ये बढ़ता है तो कुछ समय के बाद ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई बेसिक आपसे पूछ ले कि आप जानते भी हो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता क्या है, तो बिल्कुल जानते हैं। कब शुरू होता है, गर्भावस्था के तीसरे महीने के दौरान BMR धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है। जहां पर आपको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए थी, अब वो बच्चे को भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। पोषक तत्व जो आपके शरीर को लग रहे थे अब वो उस होने वाले बच्चे को भी चाहिए, राइट। तो ये गर्भावस्था के तीसरे महीने के दौरान BMR बढ़ना शुरू हो जाता है। कितना बढ़ता है ना, तो सामान्य BMR का लगभग ट्वाइस यानी कि इंटू 2 यहाँ पर हो सकता है। पूरे 9 मंथ में आप काउंट करोगे तो लगभग ये ट्वाइस हो जाता है, ठीक है।
अगला देखिएगा ये क्यों बढ़ता है। बीएमआर ऑक्सीजन की खपत की वृद्धि के कारण बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ऊतक का द्रव्यमान, हृदय श्वसन कार्य में वृद्धि, मात्र रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन में भी वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण डेफिनेटली बीएमआर इंक्रीज होगा। यह कैसे भिन्न हो सकता है? बीएमआर में वृद्धि महिलाओं के बीच काफ़ी भिन्न भिन्न होती है। कुछ महिलाओं का बीएमआर गर्भावधि सप्ताह 20 तक कम भी हो जाता है, मतलब जो 20वां महीना वीक होता है उस तक जाकर वापस से नॉर्मल होने लग जाता है ना। जो हेल्दी वुमन होगी उनके लिए अलग होगा, है ना। सबके लिए जो है बीएमआर का जो रेट है वो अलग अलग कंसीडर किया जाता है। इसका एक कैलकुलेटर आता है, उससे इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार के गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। अगर आयोडीन की कमी होगी, अभी आपने आयरन डिफिशियंसी देखी थी तो सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही थी। अब आयोडीन की कमी हो जाती है तो न्यूरोलॉजिकल क्रैटिनिज्म हो जाता है, डिफ म्यूटिज्म यहाँ पर हो जाता है, स्क्वैंड भंगापन आ जाता है, या फिर ये सारी चीज़ें। तो यस, अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो रही है, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, जिसको इन शॉर्ट आईडीडी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, तो इसमें न्यूरोलॉजिकल क्राइटेरिया मतलब तंत्रिका संबंधी जो विकार हैं वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगे, वामनता आ जाएगी, मुख बाधिरता यहाँ पर आ सकती है, डिफ हो सकता है, महंगापन की उसके सामने कोई भी चीज़ हो रही है उसको समझ नहीं पड़ रही है, मतलब एक सूद बूद खो देने वाला वो व्यक्ति बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें आयरन डिफिशियंसी में देखी जा सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, शाकाहारी माता में की कमी से होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक वेजिटेरियन मदर जो होती है उसमें कौन सी बीमारी होने की संभावना, डिफिशियंसी यानी कि कमी होने की संभावना ज़्यादा रह सकती है? देखो, शाकाहारी जो फूड होगा, है ना, मतलब अगर मैं इसको देखूँ तो शाकाहारी माता जो है डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन नहीं करती होगी। ऐसे पोषक तत्व जो नॉन वेजिटेरियन फूड से आते हैं, ऐसा विटामिन जो नॉन वेजिटेरियन फूड से ज़्यादा मात्रा में मिलता है, वो कौन हो सकता है? विटामिन B12 हो सकता है ना। तो शाकाहारी माता में 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि उसके शरीर में विटामिन B12 की कमी होगी, इसीलिए उसे क्या किया जाता है? विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। कल ही हमने सारे टाइप के सप्लीमेंट देख लिए। कल का ही सेशन यदि आपने मिस करा हो तो अगेन आई रिपीट, आप उसको मिस मत करना। उसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड A to Z अल्फ़ाबेट अपन ने डिस्कस कर लिए, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना विटामिन ए, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। A to Z सारी ही चीज़ें एक ही बार में ट्राई करा और एक ही बार में विथ MCQs अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपके लिए प्रेगनेंसी इजी चैप्टर है, अगर आपको लगता है यार प्रेगनेंसी इजी है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि 7 नंबर के अलावा अगर आपने सेक्शन 2 या प्रीवियस ईयर पेपर को विजिट किया होगा, सेक्शन 2 जहाँ पर आपसे जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते थे, सेक्शन 2 में भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके प्रेगनेंसी वाले हैं, ठीक है। मतलब ऐसा अगर आप मान के चले तो पूरा प्रेगनेंसी जो है 11 से 12 नंबर कवर कर रहा है। और एक और अच्छी चीज़ बता दूं कि सेक्शन 4 जो है आपका CDP है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपके प्रेगनेंसी के हैं, है ना। अब इसका देखो, एक मैंने एनालिसिस किया है पूरे पेपर आपको पढ़ाने के बाद। सेक्शन 1, और अगर मैं बात करूँ सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4, 1 में क्या हो रहा है? प्रेगनेंसी के मैक्सिमम क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन है, ठीक है। अब 2 में भी क्या हो रहा है कि इन्होंने प्रेगनेंसी के थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है। प्रेगनेंसी हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, यहाँ पर ECC वाली थोड़ी बहुत चीज़ें होगी जो बच्चों से कनेक्टेड है ना, उसके बारे में पूछ लिया। स्कूल से नहीं, जो शुरुआती स्टेज के जो बच्चे होते हैं उनसे कनेक्टेड है वो वाली चीज़ें। अब सेक्शन 3 में इन्होंने क्या करा है? सेक्शन 3 में आपका पूरा जनरल मैनेजमेंट है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपके जो CDP में आप सोशलाइजेशन पढ़ते हो ना उसके हैं। तो अगर आपने जनरल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से तैयार नहीं करा है, क्योंकि डेफिनेटली पटवारी के बाद यही एक एग्जाम है जो आपसे जनरल मैनेजमेंट पूछे, बाकी किसी भी और एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, राइट। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है सोशलाइजेशन के है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के, तो जो कि आप ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में पढ़ते हो, तो इजीली कवर हो जाएगा। तो एक तो प्रेगनेंसी के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर भी पूछे गए, सेक्शन 2 में भी आपको प्रेगनेंसी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेक्शन 4 में भी आपको प्रेगनेंसी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेक्शन 4 में आपको पूरा का पूरा बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट मिल जाएगा, और इसमें भी आपको जो चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक है, सोशलाइजेशन हो गया, पर्सनालिटी हो गया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, है ना, इंडिविजुअल ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की क्या विशेषताएं होती है, जो यूजुअली हम लोग बाल विकास में भी देखते हैं, है ना। तो सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है, चारों सेक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड है। वो करेंगे क्या, जो पूरा पेपर है वो आपका पूरा मिक्स हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार 60 नंबर के क्वेश्चन पर मुझे बाल विकास मिल गया, जबकि 60 नंबर के क्वेश्चन पर आपका आना क्या चाहिए था? जनरल नॉलेज एंड ये चीज़ें आनी चाहिए थी, ठीक है। तो एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर चलना कि ज़्यादा क्वेश्चन अगर प्रेगनेंसी के भी आ जाते 7 नंबर से भी ज़्यादा, तो आप इजीली कवर कर पाओ, है ना। और मोस्ट कॉमन टॉपिक अगर आप जिस विषय की एग्जाम दे रहे हैं उसमें यही चीज़ कॉमन है, ठीक है।
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कमी किसके कारण होती है? फॉलिक एसिड की कमी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यहाँ पर हो जाता है और इसी के कारण गर्भावस्था नहीं ठहरने के खतरे उत्पन्न होते हैं, राइट। अंतरकाशीय स्थान में जल के संचय का जमा हो जाना, इंटेस्टाइनियल स्पेस इज नोन एज, मतलब पानी का क्या हो गया है? स्टोर हो गया है। इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटी आंत यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर अगर पानी इकट्ठा होने लग जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? एडिमा के नाम से जाना जाएगा, डर्मेटाइसिस के नाम से जाना जाएगा, इन्फ्लेमेशन के नाम से जाना जाएगा, या फिर इसे अल्सर कहा जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज एडिमा के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है। कैसे? वो आप देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये बिल्कुल रियल है, अगर आप आसपास देख पा रहे हैं ना, तो ये एक पेशेंट का स्मॉल इंटेस्टाइन रियल यहाँ पर बता रखा है। ये इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या हो जाता है? काफ़ी थिक हो जाता है और ये फूल जाता है, ठीक है। तो अगर इसे क्या नाम दिया जाए तो इसे एडिमा नाम यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर जो इंटेस्टाइनियल पार्ट होता है वो क्या होता है? पूरे तरीके से पानी उसके अंदर भरना इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको निकाला जाता है और ज़रूरत पड़ने पर इस हिस्से को थोड़ा काटा भी जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोणीय मुखपाक का होना, दैट मीन्स एंगुलर स्टेमोटाइटिस का होना, जिह्वा शोध का यहाँ पर होना और ओष्ठ विदरता का होना, ये किसकी कमी के कारण होते हैं? तो सिंपल सी बात है, कोणीय मुखपाक में बेसिकली होता क्या है कि हमारे होठ जो है कटे फटे होते हैं। जीवा शो जो है, जो जीवा का यानी कि टंग का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो कटा हुआ रहता है, उसमें स्वेलिंग रहती है, वो बहुत ज़्यादा रेडिश टाइप का वो दिखता है, ठीक है, जैसे कि उस पर बहुत खुरदुरे निशान हो गए। ओष्ठ विदारता में होठ कटे हुए हो गए। कोणी मुखपाक का मतलब आपके होठ के आसपास का जो हिस्सा है वो पूरा कटा फुटा रहेगा। तो बेसिकली ये किसकी कमी से होता है, ये पूछा गया है किसकी कमी से होता है? तो जो हमारा राइबोफ्लेविन होता है ना, उसकी कमी से होता है। इसको बोला जाता है कोणीय मुखपाक, है ना। ये दोनों हिस्से इस तरीके से कटे फटे रहते हैं। ओष्ठ विदारता में होठ जो है पूरे तरीके से कट इसके अंदर लग जाते हैं, क्योंकि वही विटामिन राइबोफ्लेविन की कमी हो गई है, ठीक है। और अगर मैं जीवा शोध बोलूँ तो जीवा जो टंग होती है वो पूरे तरीके से कटी फटी यहाँ पर रहती है, ठीक है। राइबोफ्लेविन बेसिकली है क्या? विटामिन B2 है, जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, जिसकी शरीर को डेली आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? डेयरी उत्पाद, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, अंग मांस जैसे कि यकृत, लीवर हो गया, फलियां हो गई, इन सबसे अपन को विटामिन B2 मिल जाता है, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है, कोशिका वृद्धि और कार्य करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। त्वचा, बालों, नाखूनों की वृद्धि के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। अगला देखिएगा, कर्णमूल शोथ, गलसुआ मम्स में अधिकतम संक्रामकता की अवधि यहाँ पर क्या हो सकती है? जैसे कि यहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति को मम्स होते हैं, ठीक है, तो उसका जो शुरुआती जो लक्षण है ना, पीरियड ऑफ मैक्सिमम इनफेक्टिविटी इन मम्स इन ड्यूरिंग, जो अधिकतम संक्रामकता की होगी कि मैक्सिमम इन्फेक्शन दिखेगा, वो कैसे दिखेगा? सूजन की शुरुआत, सूजन दिखने के बाद दिखता है, रोगोद्भवन अवधि में दिखता है, या फिर रोग पूर्व लक्षण में यहाँ पर दिखता है ना, प्रोड्रोमल पीरियड में यहाँ पर दिखता है। तो सूजन की शुरुआत जो है यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। बेसिकली हमने इसके बारे में पढ़ा है कि यहाँ पर पेट्रोइड ग्लैंड होती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आने लग जाती है, और स्वेलिंग के लक्षण ये होते हैं कि बच्चे को यहाँ पर ठीक से सुनाई भी नहीं देता है, उसकी जो समझ है वो भी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? कमज़ोर होने लग जाती है, राइट। क्योंकि ये पूरा शरीर का जो ये पूरा हिस्सा है ये पूरे तरीके से क्या हो जाता है? मम्स की वजह से अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब इसमें जब बच्चा या व्यक्ति जो है इससे अगर संक्रमित होता है तो शुरुआत कहाँ से होती है? सूजन की शुरुआत यहाँ पर होती है, स्वेलिंग से यहाँ पर होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, देखो, इसको आप चाहे तो एक बार थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जो कंठमाला रोग यहाँ पर होता है यही इसी की बात कर रहा है। एक प्रकार का संक्रामक वायरल संक्रमण है जो लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है और जबड़े में दर्दनाक सूजन को पैदा करता है। यह आमतौर पर एक हल्की बीमारी है जो कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाती है। हालांकि ये गंभीर जटिलताओं का कारण यहाँ पर बन सकती है, जिसमें मस्तिष्क में सूजन आना। मैं बोल रही थी आपको कि बच्चे को जो समझ पड़ना पूरी बंद आ जाती है, क्योंकि अगर ये संक्रमण एक तो क्या करेगा? श्वसन नाल के थ्रू, लार है ना, सलाइवा है, सलाइवा का जो वायरस है वो लार के थ्रू क्या करेगा? श्वसन नली में प्रवेश कर जाएगा, और यही चीज अगर मस्तिष्क में पहुंच जाती है तो वहां पर भी क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है, बच्चे को सुनना बंद हो जाएगा, एंसेफेलाइटिस यहाँ पर हो जाएगा, बहरापन हो जाएगा, कई सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है अगर इसका समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो, ठीक है।
चलिए आगे देखिएगा, फ्रीनोडर्मा किसके कारण यहाँ पर होता है? डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स हो सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो सकती है, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड यहाँ पर हो सकते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रीनोडर्मा जो है बेसिकली किसके कारण यहाँ पर होता है? तो आप देख सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। अगर शरीर में हमारे पास जो है वसा अम्ल नहीं है ना, जो नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, अगर वो नहीं है तो उनकी कमी के कारण जो है यहाँ पर फ्रीनोडर्मा हो सकता है। अब ये आ रहा है कि फ्रीनोडर्मा होता क्या है, तो देखो नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन रिलेटेड, डर्मा है ना, मतलब स्किन होता है। फ्रीनो मतलब इस तरीके से जो है पूरे शरीर पर या जहाँ जहाँ पर भी जॉइंट होंगे ना, वहाँ वहाँ पर दाने उठने लग जाते हैं। यूजुअली आपने गर्मी में देखा होगा ना, हम लोग बोलते हैं कि रैशेज हो रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर होते हैं? जैसे घुटने हो गया, कोहनी हो गया, शोल्डर्स हो गए, है ना, यहाँ यहाँ पर होते हैं। तो बेसिकली फ्रीनोडर्मा जो है उसी प्रकार के सिम्टम्स को शो करता है। शरीर पर मोस्टली जो जॉइंट के पार्ट होते हैं वहाँ पर इस तरीके से दाने उठ जाते हैं। देखो इसके बारे में डिटेल भी देख लेते हैं। फ्रीनोडर्मा एक प्रकार का कुपिक हाइपर कैरोटिस रोग होता है, जो पोषण की कमी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि क्या हो गया, हमारे शरीर के अंदर जो फैटी एसिड है वो कम है ना। इसकी विशेषता हाइपर कैराटोसिस पपल से, जो सबसे पहले हाथ, पांव, कंधों और नितंब की बाहरी सतह पर दिखाई देता है। इसे स्थानीकृत किया जा सकता है। कोहनी, घुटने, विस्तारित हाथ पैर या नितंब हो सकते हैं, या फिर धड़ और चेहरे पर ये हो सकते हैं। मतलब कुछ समय में ये परमानेंट भी हो जाते हैं, फिर ये परमानेंट निशान जो है इसके बने रह जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है फ्रीनोडर्मा। अब सेम टू सेम बट थोड़ा डिफरेंट अगर हम लोग कहें तो इसका सिम्टम भी कुछ ऐसा ही होता है। तो क्या इसको फ्रीनोडर्मा कहा जाएगा क्या? नहीं, ये फ्रीनोडर्मा नहीं है। ये क्या है? कालाजार है। ठीक है, ये कब शुरू किया गया था? इसको कंट्रोल करने का जो प्रोग्राम है वो कब शुरू किया गया था? 80 टू 81 में, 90 टू 91 में, 2000 टू 1 में, या 6 टू 11 में जो इसको शुरू किया गया था? आंसर है 1991 में इसकी जो है शुरुआत यहाँ पर कर दी गई थी, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। जो लिश्मानिया डॉडवानी है, आपने नाम सुना होगा इस वाली का, इस मच्छर के काटने की वजह से जो है यहाँ पर ये बीमारी हो रही थी। ठीक है, देखो, तो कालाजार को स्टार्ट कब किया गया था, मतलब इसके लिए अवेयरनेस के लिए कंट्रोल कार्यक्रम कब बनाया गया था? 1991 में यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, एक प्रकार का स्लो प्रोग्रेसिव इंडिजीनियस डिसीज आप इसको कह सकते हो। ठीक है, किसकी वजह से होती है? लेशमानिया की वजह से यहाँ पर होती है। इंडिया के अंदर केवल लेशमानिया डोनोवानी जो है यही एक प्रकार का है जो यहाँ पर क्या करता है, कालाजार बीमारी को फैलाता है। हमारे इंडिया में केवल एक ही प्रकार की अवेलेबल है, इसकी 3 से 4 प्रजातियां और अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इसके सिम्टम्स में क्या क्या देख सकते हो? फीवर का होना, भूख का कम होना, कमजोरी आना, इस जो स्प्लीन होता है ना, वो क्या होता है, थोड़ा लार्ज यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, और एनीमिया यहाँ पर होना, ये सारे इसके लक्षण है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, विच डिफिशियंसी डिसीज हैज़ बीन कॉल्ड द डिसीज ऑफ 3Ds। 3D के नाम से कौन सी डिफिशियंसी को जाना जाता है? बेसिकली 3D के अंदर कौन कौन आ जाएगा अपना? एक तो पहले वाले डी से आपका डायरिया आ जाएगा, है ना, जिसके उपचार के लिए जो है ORT यहाँ पर दिया जाता है। दूसरा डर्मेटिस यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड है। तीसरा डिमेंशिया यहाँ पर आ जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है? बुद्धि भ्रम होना। ठीक है, जहाँ पर भूलने की बीमारी या फिर मेमोरी से रिलेटेड आप इसको कह सकते हो। ठीक है, दस्त हो गया, जल्द की सूजन हो गया, और मनोभ्रंश यहाँ पर हो गया, अगर आप इसको हिंदी में देखें तो। ठीक है, तो इन सब में से अगर मैं कंसीडर करूँ तो एक डी कौन यहाँ पर हो जाएगा? स्कर्वी हो गया, बेरीबेरी हो गया, पेलाग्रा हो गया, या फिर रिकेट्स हो गया। तो क्लासिक पेलाग्रा लक्षणों को एक संग्रह के रूप में ये दिखाई देता है, जिसमें 3D के रूप में हम लोग इसको यहाँ पर जान सकते हैं, जिसमें पहला आपका डायरिया हो जाएगा। ठीक है, दूसरा डर्मेटिस हो जाएगा, और तीसरा अपना डिमेंशिया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट नहीं है। 3D में 3D रोग जो है किसे कहा जाता है? तो पेलाग्रा को आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, क्लासिक पेलाग्रा इसे कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। आगे देखिएगा। ठीक है, ये इस तरीके से सिम्टम भी देख लो, इस तरीके से सिम्टम्स यहाँ पर रहते हैं। स्किन, क्योंकि डर्मिस हमने बोला है, स्किन पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाती है? अफेक्ट हो जाती है। डर्मिस और अपना मेमोरी भ्रम यहाँ पर होना, और डायरिया यहाँ पर होना। ठीक है, चलिए इसके बोल सकते हैं कि 3 सिम्टम्स यहाँ पर है, किसके? पेलाग्रा के, ट्रिपल डी करके। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग यहाँ पर हो सकता है? प्रोटीन की कमी से मांसपेशी क्षय यहाँ पर हो सकता है, पेशी क्षय यहाँ पर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है? मेरास्मस से पीड़ित व्यक्ति में कौन सा लक्षण आपको दिखाई दे सकता है? सामान्य से कम टेम्परेचर का होना, निर्जलीकरण का होना, पानी जैसे दस्त का आना। तो यस, ये सारे ही लक्षण हम लोग यहाँ पर मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए, मेरास्मस एक प्रकार का कुपोषण होता है जहां पर शरीर में कैलोरी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वजन का घटना, मांसपेशी की क्षति होना और अंगों की कार्य क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क ले लीजिए, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे और ट्राई करेंगे कि इसकी जो थर्ड क्लास आएगी उसमें हम लोग ऑलमोस्ट डिसीज जो बची हुई है उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि इसी तरीके से जो पीडीएफ हमने शॉर्ट नोट्स वगैरह की प्रोवाइड करी है वो आपको भी मिल पाए। ओके, सो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।